गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी कल की मैंने क्लास में पढ़ाया था वचन और कारक। आज जो हम लोग की क्लास होगी वो सर्वनाम की क्लास होगी। इससे पहले हमने ग्रामर स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कई मैंने टॉपिक यहाँ पर पढ़ा दिए। आज क्लास नंबर 8 है मेरी। इससे पहले वर्णमाला पढ़ा चुके हैं, शब्द भेद हो चुका है आपका, और संज्ञा हो चुका है, लिंग वचन कारक, इतने टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज हम सभी का जो टॉपिक होगा वो है सर्वनाम टॉपिक। सर्वनाम टॉपिक है, टॉपिक डालना है सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा लिखना है। सर्वनाम की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे, और इससे पहले आपको क्या करना है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ लिख लेना है। यहीं पर लिख लीजिए शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, अर्थ पूछेगा तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है पेपर में, इसलिए इस चीज़ को जरूर नोट करके रखेंगे कि सर्वनाम का संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, जबकि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछेगा सबका नाम होता है। अब परिभाषा कह रहा है कि परिभाषा इसकी क्या होती है। परिभाषा में आपको लिखना है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब एक सेंटेंस से समझेंगे, जैसे कहा जाए कि राम बाजार जा रहा है। हम बार बार राम शब्द ना कहें, राम शब्द के जगह पर हटा करके लिख दें वह बाजार जा रहा है। जैसे कहा जाए कि सीता विद्यालय जाती है, तो सीता ना करके हम कह दें वह विद्यालय जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा के स्थान पर जो हमने शब्द प्रयोग किया है ना, वही शब्द आपका होगा सर्वनाम शब्द होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सर्वनाम के इससे संबंधित यानी सर्वनाम होते कौन कौन से हैं। तो जैसे करके आप लिखेंगे कि सर्वनाम शब्द कैसे होते हैं, क्योंकि इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे लिखा है मैं शब्द दिया है, मैं दिया हुआ है, तुम शब्द दिया है, या फिर उनका शब्द दिया है, कोई शब्द दिया हुआ है, कोई, कुछ शब्द दिया हुआ है, कुछ, या फिर दिया हो जो डैश 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 सो डैश डैश डैश, यहाँ पर कामा लगा होगा, या फिर दिया होगा कौन, या फिर दिया होगा क्या, या फिर दिया होगा आपका आप, है ना। इतने सारे शब्द दिए होते हैं, यही आपके सर्वनाम के अभी आगे चल के भेद बन जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है, तो आपको पहचानना आसान हो जाएगा अगर इन वर्डों को आपने देखा है। बस ये है कि यहाँ पर अभी सर्वनाम के जब भेद आएगा तो सब अलग अलग प्रकार से हो जाते हैं। तो सर्वनाम के भेद टॉपिक अभी इसके बाद होगा, यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द होंगे उन्हें सर्वनाम शब्द कहेंगे। जैसे अभी मैंने इतने सारे वर्ड लिखे हैं। अब हेडिंग आपको डालना है आप सभी को, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, भेद तो डैश करके इसमें लिखेंगे कि सर्वनाम के यानी इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। लेकिन सर्वनाम की अगर संख्या आ जाएगा, इसकी संख्या अगर पूछ लेगा कितनी होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अगर भेद या प्रकार पूछेगा 6, लेकिन अगर इसकी संख्या पूछ रहा है कि संख्या कितनी होती है, तो आप लिखेंगे इसकी संख्या 11 होती है। क्वेश्चन आयोग ने पूछा है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तब आप लगाएंगे 11। लेकिन सर्वनाम के अगर भेद पूछेगा कितने होते हैं, तब सर्वनाम के भेद होते हैं 6। तो 6 लिख दिया है। अब एक एक करके हम जानेंगे कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। पहला सर्वनाम लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पहला है आपका। दूसरे नंबर पर पूछेगा सर्वनाम का भेद कौन सा है, तो दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक
निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा दिया हुआ आपका सर्वनाम का भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर पर लिखना है आपको संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। 5 नंबर पर आपको लिखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 नंबर पर आपको लिखना है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, या लास्ट होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। अब क्वेश्चन यहाँ से आयोग आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो 6 होते हैं, कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, या फिर पूछेगा इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो अभी जैसे मैंने संज्ञा आपको पढ़ाया था जातिवाचक, तो 3 ऑप्शन यहाँ से ऊपर के होंगे, 3 ऑप्शन आ जाएंगे और नीचे का एक ऑप्शन आ जाएगा जातिवाचक। या हो सकता है बीच में जातिवाचक या रख दें समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, या फिर आपका व्यक्तिवाचक। तो संज्ञा के 5 भेद पढ़ाया था, इसके 6 भेद हैं। इसमें से 3 उठाएगा, 1 वहाँ से लाएगा, या फिर ऐसा कर सकता है 3 यहाँ से उठा लेगा, 1 वहाँ से लाएगा, या कहो 3 वहाँ से उठा ले, 1 यहाँ से उठा ले, क्योंकि आयोग पेपर बनाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अभी मैंने यही चीज़ बताया है। सर्वनाम की संख्या अगर पूछेगा कितनी है, तो 11। अभी 11 बताएंगे सर्वनाम के भेद कौन कौन से होंगे। अच्छा, कंडीशन ये होती है कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है इसके 3 भेद हो जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद हो जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद हो जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम का 1 भेद होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के 2 भेद हो जाते हैं, और निजवाचक सर्वनाम का 1 भेद होता है। यानी अब यहाँ पर आप भेद यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कि ये भेद है, ये इसके भेद बनेंगे, और ये जो भेद बनेंगे तो ये टोटल यहाँ पर आप ऐसे लिख लो कि ये संख्या है, ये संख्या है। यानी यहाँ पर सर्वनाम की संख्या से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा। अगर भेद से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्लाइड पे, तो ये सर्वनाम के भेद दिए हुए हैं सारे, है ना। तो सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम की संख्या पूछेगा 11। कहाँ से? अभी मैंने कहा कि पुरुषवाचक के 3, निश्चयवाचक के 2, अनिश्चय के 2, संबंध का 1 और प्रश्नवाचक के 2 और इसका। अब टोटल जोड़ो 3, 2 5, 2 7, 1 8, 2 10, 1 11। यही तो संख्या है। इसका मतलब इसकी संख्या पूछेगा कितनी हो रही, तो इसकी संख्या होती है 11। ठीक है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप नोट कर लेंगे वीडियो रोक करके। सर्वनाम के भेद पूछेगा 6 होंगे, सर्वनाम की संख्या पूछेगा 11 होंगे। अब पहली हेडिंग आप सबको डालना है। कौन सी हेडिंग डालेंगे? पहली हेडिंग है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यहां पर लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें लिखेंगे जिस सर्वनाम से, यानी इसमें क्या करना है कि पुरुष दिया हुआ है तो पुरुष के संबंध में आप बोध करा देंगे, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो परिभाषा में लिखना है जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है, जो सर्वनाम, इसमें लिखेंगे जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बिंदी लगा लेंगे यहाँ पे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के पूछेगा भेद कितने हैं,
तो यहाँ पर भेद करके आप लिखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब नंबर 1 पे लिखा हुआ है, पहला लिखेंगे आप उत्तम पुरुष। इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेंगे क्योंकि वर्ड अभी कम पड़ जाएंगे यहाँ लिखने के लिए। ऐसे ध्यान रखेंगे कि इसका भेद पूछेगा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने? 3। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा दिया हुआ है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा दिया हुआ है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब काम ये करना है, इसमें लिखेंगे यहाँ, इसमें लिखना है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में ब्रैकेट में लिखेंगे आप वक्ता, यहाँ पर लिखना है आपको वक्ता, और इसमें लिखना है आपको श्रोता, और इसमें लिखना है आपको अन्य, अन्य व्यक्ति। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब इसका ये है, कहने का इसका मतलब यही है। उत्तम पुरुष में आपको यह याद रखना है, उत्तम पुरुष का मतलब मैंने वक्ता लिखा है, इसका मतलब उत्तम पुरुष में वो सर्वनाम शब्द होगा जो स्वयं करता होगा, जो काम कर रहा होगा, जो बोल रहा होगा, वो आपका उत्तम पुरुष होता है। और जो सुन रहा होगा वो श्रोता होता है, इसका मतलब वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अगर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हो जाएगा अन्य पुरुष से संबंधित हो जाएगा, अन्य व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा। अब जैसे कहा जाए मैं और आप 2 लोग हैं, तो मैं शब्द आएगा तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुम शब्द अगर हम बोलेंगे तो तुम, इसका मतलब सुन रहे हो, तो तुम अगर पूछा जाएगा तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। अगर बोले उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया, उन्होंने, उनका, उन्हें, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो इसका मतलब हम और आप मिलकर बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। तो तीसरे की बात कर रहे हैं इसका मतलब अन्य की बात कर रहे हैं, तो अन्य की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो अन्य पुरुष है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा तो आप वक्ता में कौन सा वर्ड होगा, यानी यहाँ सर्वनाम आएगा, मैं शब्द दिया हुआ है या मुझे शब्द दिया है, या फिर लिखा होगा मेरा शब्द दिया है, हमारा शब्द दिया है, हमने शब्द दिया है, मैंने शब्द दिया है। अब पूछेगा कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम का भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर पुरुषवाचक ऑप्शन में आता है तब ठीक, नहीं तो आप कौन सा लगाएंगे? उत्तम पुरुष वाला अगर ऑप्शन दिया तो आप इसको लगा देंगे। अब यह क्योंकि वक्ता है, श्रोता में क्या हो जाएगा? तुम शब्द दिया होगा, तुम दिया होगा, या फिर शब्द लिखा हो तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारा, तुमको, या आप शब्द दिया हो। जो ये आप शब्द मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखेंगे। जैसे मैं अभी आपसे बोलूँ कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपके क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं इसका मतलब तुम कैसे हो। तो तुम शब्द जैसे आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी सुनने से आपको भाव लगाना है। तो तुम शब्द अगर आएगा इसका मतलब मध्यम पुरुष वाला हो जाएगा, यहाँ पर श्रोता हो जाएगा। अन्य व्यक्ति की मैंने बात की है, जैसे शब्द लिखा हुआ है उन्हें दिया हुआ है, उन्हें दिया है, उनका दिया है, या फिर लिखा है उन्होंने, उन्होंने, है ना, ये 3 शब्द दिए हैं। अब देखो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि वक्ता का मतलब जो बोल रहा है, मेरा, हमारा, हमको, हमने, मुझे, है ना, मैं, ये सारे शब्द आपके हो जाएंगे वक्ता, यानी ये बोल रहा है, ये सुन रहा है इसमें, और हम और आप किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अन्य पुरुष हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसमें क्या लिखा है कि जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आया है, और यहाँ पर तीनों सर्वनाम दिए गए हैं वो पुरुष के ही प्रयोग में दिए गए हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम का मतलब श्रोता होगा, वक्ता होगा, और मध्यम का मतलब सुन रहा होगा, और आपका अन्य पुरुष जिसके बारे में हम दोनों लोग मिलकर के बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के ये भेद हो चुके हैं। नंबर 2 पे आपको लिखना है, नंबर 2 पर आपको लिखना है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2 पे लिखना है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या लिखना है? तो इसमें लिखेंगे जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के, इसमें लिखेंगे जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के या किसी वस्तु का
किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कहा जाए यह, जैसे लिखा हुआ है यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो किताब से पहले देखो दिया हुआ है क्या, यह शब्द दिया हुआ है, और यह किताब मेरी है ना। तो इसका मतलब किसकी है, निश्चित दिखा रहा है। तो निश्चित दिखा रहा है, ये मेरी किताब है, निश्चित दिखा रहा है, इसका मतलब निश्चित का बोध कराएगा। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, इसके भेद अगर पूछेगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है निकटवर्ती, और दूसरा होता है दूरवर्ती। निकटवर्ती और दूरवर्ती, ये 2 भेद होते हैं यहाँ पर। अब 2 भेद का मतलब ये है, इसमें याद रखना, निकटवर्ती में मैंने अभी एक वर्ड ऊपर लिखा हुआ है यह, या फिर ये शब्द दिया होगा, और इसमें दिया होगा वह और वे शब्द दिया होगा। जैसे कहा जाए यह पेन मेरा है, ये हमारी पुस्तकें हैं, तो इसका मतलब निश्चित तो है, निकट में रखी हैं। वह मेरी कार है, वह मेरी बाइक है, वह मेरा घर है, इसका मतलब क्या हुआ, वो दूर को दिखा रहा है। तो दूर को दिखा रहा है तो वह और वे होगा, और नज़दीक को दिखा रहा है तो आपका हो जाएगा यह और ये शब्द हो जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल रहा होगा कि ये निकट दिखा रहा है और ये दूर को दिखा रहा है। तो यही चीज़ मैंने अभी यहाँ पर लिखा, इसी यह को ही तो यहाँ लिखा है, यह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब पुस्तक वो हमारी नज़दीक रखी हुई है, इसीलिए मैंने कहा है कि यह मेरी पुस्तक है। वह मेरी कार है, इसका मतलब कार कहीं दूर मेरी खड़ी है ना, तो दूर को बताएगा वो। तो यहाँ पर हो जाएगा जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चित का बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये दूसरा वाला भी समझ में आया होगा आप सभी को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद में नंबर 3 पर दिया हुआ है, नंबर 3 पर दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप सब हेडिंग डालेंगे नंबर 3 पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये नंबर 3 पर हेडिंग डालना है, और इसमें लिखना है जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। अभी उसमें क्या लिखा था, निश्चित बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर कोई वर्ड दिया हुआ है आपका, तो जैसे लिखा हुआ है कोई आया है, कोई आया है, या कोई घर पर आया है, लिख लो, सेंटेंस और थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई घर पर आया है, कोई घर पर आया है, ये सेंटेंस दिया है। तो देखो कोई लिखा हुआ है और क्या कह रहा है कि कोई घर पर आया है। कोई घर पर आया है, इसका मतलब पता नहीं चल रहा है कौन है, और जब पता नहीं चल रहा है इसका मतलब जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चित का बोध हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चित का बोध होगा। तो यहाँ पर वस्तु लिखा या फिर व्यक्ति लिख लेना, वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चित का बोध होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई घर पर आया है, इसका मतलब कोई व्यक्ति है और अभी मुझे पता नहीं है कौन आया, इसीलिए वहाँ पर अनिश्चितता बनी हुई। अब यहाँ पर भी अगर पूछेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अगर भेद पूछता है कितने होते हैं, तो 2 होंगे। 2 कौन कौन से भेद होंगे यहाँ पर?
दो भेद होंगे यहाँ पर, और इसके जो दो भेद होंगे, एक होगा आपका प्राणीवाचक, एक होगा आपका प्राणीवाचक, एक है आपका प्राणीवाचक, और एक है आपका वस्तुवाचक। क्योंकि अभी मैंने वहाँ पर ऊपर दो वर्ड लिखे हैं, आप उसको ध्यान करेंगे, एक मैंने व्यक्ति लिखा था और एक वस्तु लिखा था, यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं। तो एक है आपका प्राणी वाला और एक है वस्तुवाचक। अब इसमें कोई वर्ड दिया होगा, तो अभी मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में क्या लिखा कि कोई घर पर आया है, तो कोई शब्द दिया है, इसका मतलब कोई को आपको यहाँ पर लिख लेना है, कोई जिंदा व्यक्ति है। वस्तुवाचक का मतलब, जैसे अभी आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आते हैं तो आप कहते हैं कि कोई आया है, और जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं वो हाथ में कोई पॉलीथीन या कुछ भी लिया है, बैग लिया है, तो आप आइडिया लगा लेते हैं और कहते हैं कुछ लाए हैं, कोई आया है। जैसे दरवाज़ा खोला और बाहर निकले तो आप कहेंगे कुछ लाए हैं, मामा आए हैं, कुछ लाए हैं। तो कुछ लाए हैं, इसका मतलब वो पन्नी ब्लैक है, बैग पूरी तरह से बंद है, पता नहीं चल पा रहा। तो वहाँ पर अनिश्चितता बनी हुई, जैसे बैग या पॉलीथीन आप खोलेंगे आपको पता चल जाता है कि इसमें है क्या, सेब है, संतरा है, क्या चीज़ है ना। तो कोई आया है, इसका मतलब कोई प्राणी आया है, कोई व्यक्ति आया है। कुछ लाए हैं, तो इसका मतलब कोई वस्तु लेकर के आए हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अनिश्चितता बनी हुई, यानी निश्चित का बोध नहीं होता है। ये चीज़ दिया है कि निश्चित का बोध नहीं होता है, इसीलिए इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो तीसरा वाला भी यहाँ से इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में नंबर 4 पे हेडिंग आप सबको डालना है। नंबर 4 पे लिखना है संबंधवाचक। नंबर 4 पे लिखेंगे संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होंगे? कहने का इसका मतलब यह है कि कोई एक आपका सर्वनाम दिया हो और जिस सर्वनाम से वहाँ पर लोगों के बीच का संबंध अगर प्रदर्शित कर दे तो वो संबंधवाचक हो जाएगा। तो यानी इसकी परिभाषा में लिखना है कि जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं या व्यक्तियों का परस्पर संबंध प्रकट होता है, इसमें लिखना है जिस सर्वनाम से दो व्यक्तियों या वस्तुओं का परस्पर संबंध प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे शब्द लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, जैसे देखेंगे कौन सा वर्ड होगा, क्या कह रहा है? हाँ, एक पेपर में आया था बीएड एंट्रेंस में आया था, जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा किस प्रकार का सर्वनाम का भेद है? तो जो और सो, इसका मतलब क्या है कि एक सर्वनाम का, एक व्यक्ति का या एक वस्तु का एक दूसरे से संबंध प्रकट किया जा रहा है। कह रहा है कि जो आया है सो जाएगा, इसका मतलब उसकी मृत्यु होगी। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इसका एक ही भेद होगा, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, भेद के संबंध में पूछेगा तो एक ही होगा। दूसरी चीज़, कुछ वर्ड लिख लेना है। अभी जैसे मैंने बोला कि जो दिया है डैश डैश सो दिया होगा, जो डैश डैश सो, यहाँ तक लेकर आएंगे, कामा लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल दिया होगा जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर पूछेगा जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर लिखा हो जैसा,
जैसा करोगे वैसा भरोगे। बात समझ में आई? कोई एग्जाम्पल दिया होगा कि जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोई एग्जाम्पल दिया होगा, आप लगा देना। इसका मतलब एक सर्वनाम का संबंध दो व्यक्तियों या प्राणियों के बीच में या वस्तुओं के बीच में दिखाया जा रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। भेद के थ्रू पूछेगा तो एक ही है, आपको ऐसी संख्या के थ्रू आपको ध्यान रखना है, बस यही सेंटेंस देगा। और बीएड एंट्रेंस में ये आ चुका है, इसलिए इस चीज़ को नोट करेंगे। जो आया है सो जाएगा, सर्वनाम कौन सा है? ये दोनों सर्वनाम हैं, एक दूसरे से रिलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये आपके हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अब नंबर आता है 3, नंबर 4 हो चुके हैं, नंबर 5 पर। नंबर 5 पर लिखना है आप सभी को, नंबर 5 पर लिखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें लिखेंगे जिस सर्वनाम प्रश्न का बोध होता है, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर कोई वर्ड लिखना होगा आपको, जैसे कोई वर्ड दिया हुआ है, जैसे कोई एक वर्ड दिया है, जैसे लिखा है आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्या शब्द यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर भेद देख लेंगे, भेद इसके कितने होंगे? 2 होंगे। अब 2 जो भेद होंगे, एक ये है एक ये है आपका। भेद एक कह रहा है कि यहाँ पर भी एक होगा प्राणीवाचक, और दूसरा होगा आपका वस्तुवाचक। एक होगा आपका प्राणीवाचक, एक होगा आपका वस्तुवाचक। कौन सा होगा? प्राणीवाचक और वस्तुवाचक होगा। अब अभी मैंने 2 चीज़ों को लिखा है, एक प्राणीवाचक में मैंने बताया, एक वस्तुवाचक में दिया है। तो प्राणीवाचक में यहाँ पर लिखा होगा शब्द आपका कौन, और यहाँ पर लिखा होगा क्या, है ना? डैश 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 करके कुछ दिया होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। यहाँ भी डैश डैश करके दिया होगा, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी देखो इसमें लगा है, लिखा है आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो क्या शब्द यहाँ पर दिया है? क्या का मतलब कोई वस्तु चाहिए, क्या का मतलब कोई वस्तु चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। कोई वस्तु चाहिए, इसका मतलब ये आपका वस्तुवाचक है। कौन आया है घर पर, इसका मतलब कोई प्राणी आया है। कौन आया है घर पर, इसका मतलब कोई प्राणी आया है। अच्छा, अभी मैंने एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या बताया कि कोई आया है कुछ लाया है, कोई आया है कुछ लाया है, इसका मतलब कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ लाया है, इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का वस्तुवाचक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर जैसे अभी आप मान लो यहाँ पर बैठे हो या अपने दरवाजे कमरे में लेटे हो, आप कोई आ गया, आपका दरवाज़ा नॉक करेगा, दरवाज़ा नॉक करेगा तो आप देखेंगे कि बार बार कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, और आप जैसे सुनेंगे दरवाजे को तो आप कहेंगे कौन, यही तो बोलेंगे कौन। तो वो जो भी व्यक्ति होगा, मामा होंगे, भैया होंगे, पिताजी होंगे, तो वो क्या कहेंगे कि मैं हूँ, आप आवाज़ से जान जाएंगे। या फिर वो डायरेक्ट कहेंगे कि बड़े भैया हैं, मामा हैं, पापा हैं, दरवाज़ा खोलो। तो आप जैसे बोलेंगे कौन, तो जवाब क्या गया? कौन का मतलब कोई प्राणी की बात कर रहे हैं, तो वो प्राणीवाचक। अगर मान लो आपको लगा कि कोई मोहल्ले का व्यक्ति है, आए दिन आया करता है, डेली आता है, हर दूसरे तीसरे दिन आता है, तो आप उससे बहुत थके हुए होते हैं कि ना आए तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो आप क्या कहेंगे? लेटे लेटे ही कहेंगे क्या चाहिए। अभी मैंने सेंटेंस क्या लिखा है? आपको क्या चाहिए, यही तो लिखा है। क्या चाहिए, इसका मतलब कोई वस्तु चाहिए। तो आप बताएगा कि भैया ये सामान लेने आया, तो आप झूठे बताएंगे नहीं है मेरे घर में, वो कोई वस्तु बताते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कौन का मतलब कोई प्राणी, और क्या चाहिए, इसका मतलब कोई वस्तु चाहिए। तो प्राणी यहाँ हो जाएगा, वस्तु यहाँ हो जाएगा। और यही कह रहा है कि सेंटेंस समाप्त होगा, क्वेश्चन मार्क भाई जरूर लगा हो, क्योंकि प्रश्नवाचक की यही पहचान होती है कि जब वो सेंटेंस समाप्त होगा तो अपने साथ क्वेश्चन जरूर ले ले, क्वेश्चन मार्क ले ले। अगर नहीं लेगा तो वो फिर आपका यहाँ से गलत हो जाता है। तो ये आपके 5 भेद अब तक हो चुके हैं।
अब ये समझ में आया होगा कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक, भेद पूछेगा 2, और इसका एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है। अब नंबर है नंबर 6 पर। नंबर 6 पर क्या कह रहा है? नंबर 6 पे ये कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पे आप सभी लिखेंगे निजवाचक, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम ये दिया हुआ। तो निजवाचक सर्वनाम में लिखना है कि जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से स्वयं जिस सर्वनाम से स्वयं कर्ता का बोध होता है, जिस सर्वनाम से स्वयं कर्ता का बोध होता है, स्वयं कर्ता का बोध होता है, उसे कर्ता का बोध होता है स्वयं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, अब कंडीशन ये दी हुई है निजवाचक सर्वनाम। जैसे एक सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कौन सा, कुछ वर्ड दिए होंगे। एक वर्ड दिया है आपका स्वयं शब्द दिया है, स्वयं शब्द दिया है, खुद शब्द दिया हुआ है, निज शब्द दिया है, निज, या आप शब्द दिया है, आप शब्द दिया है। एक सेंटेंस इसी से संबंधित लिखेंगे। जैसे लिखा है मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, परिभाषा क्या कह रही है कि जिस सर्वनाम से स्वयं कर्ता का बोध होगा, तो यही तो कह रहा है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। इसका मतलब पता चला कि मैं अपना ही काम कर रहा हूँ तो स्वयं करता हूँ। तो काम करने का बोध हो गया, स्वयं का बोध हो गया। हमने अभी इसमें ये चीज़ बताया कि स्वयं दिया होगा, खुद दिया होगा, निज दिया होगा, आप दिया होगा, है ना। यहाँ पर देखो क्या है, मैं अपना काम अपने आप ही करता हूँ, या अपना शब्द दिया हो, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ऐसे अगर कुछ दिए हैं तो इसका मतलब हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। अभी मैंने वहाँ पर लिखवाया था मध्यम पुरुष में, श्रोता में ये लिखवाया था कि तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमने, है ना, आप। तो आप कैसे हो, इसका मतलब तुम कैसे हो। और यहाँ पर जो आप लिखा है वो कह रहा है कि मैं अपना काम अपने आप ही करता हूँ, स्वयं करता हूँ, खुद करता हूँ, इसलिए ये हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम का टॉपिक था वो यहीं पर क्या होगा, समाप्त होगा। लेकिन इससे पहले एक बार आप स्पीड में रिवाइज कर लेंगे जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया था सबसे पहले कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, स्पीड में देखेंगे 2 मिनट में। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या मैंने बताया कि सबका नाम होता है। परिभाषा पूछेगा तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मैं, तुम, उनका, उन्हें, उनका, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, आप, ये सारे लिखवाए थे। यहाँ पर आदि शब्द लिख लेंगे, आदि, है ना। तो ये सारे सर्वनाम हैं। सर्वनाम के उसके बाद मैंने क्या कहा कि सर्वनाम के भेद पूछेगा 6, सर्वनाम की संख्या पूछेगा 11। तो ये आपके भेद लिखे हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये आपके भेद हैं। और इधर पूछेगा इसके 3 भेद, 2 भेद, और यहाँ पर हो जाएंगे 2 भेद, 1 भेद, 2 भेद, 1 भेद, जोड़ेंगे संख्या कितनी हो गई, 11। तो संख्या पूछेगा 11, भेद पूछेगा आपके 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम बताया, इसमें कंडीशन बताया कि स्वयं पुरुष का बोध होगा, और इसके 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिसमें वक्ता की बात हो रही है तो उत्तम पुरुष, श्रोता की बात हो रही है, एग्जाम्पल दिए हैं तो मध्यम पुरुष, और किसी अन्य की बात हो रही है तो अन्य पुरुष हो जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है जिस सर्वनाम से, निश्चयवाचक में जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होगा उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कहा गया यह किताब मेरी है। 2 भेद होंगे, निकटवर्ती, दूरवर्ती। यह दिया है और ये दिया है तो निकटवर्ती, वह और वह दिया है तो इसका मतलब दूरवर्ती। उसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से निश्चित का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भेद पूछेगा कितने हैं, 2 हैं। जैसे कहा जाए कि कोई घर पर आया है तो कोई शब्द दिया है, अनिश्चित बता रहा है, भेद होगा 2, एक परिमाणवाचक, एक वस्तुवाचक।
सॉरी प्राणीवाचक, प्राणी का मतलब कोई व्यक्ति है और वस्तु का मतलब कोई वस्तु से संबंधित है। तो कोई आया है कुछ लाया है, ऐसे याद रखेंगे। कोई आया है कुछ लाया है, इसका मतलब वो अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक में बताया था कि दो वस्तुओं या व्यक्तियों का परस्पर संबंध प्रकट होगा कि जो आया है सो जाएगा, मतलब उसका मरना तो तय है, तो जो आया है सो जाएगा। या मान लो कोई आपके घर ही आया है, उसको जाना है ना, 2-4-10 दिन में वो चला जाएगा, तो संबंध दिखा रहा है यहाँ पर। प्रश्नवाचक में जिस सर्वनाम से क्वेश्चन मार्क लगा होगा, है ना, प्रश्न का बोध होगा, तो क्या और कौन दो शब्द हैं। अगर कौन शब्द आता है तो इसका मतलब कोई प्राणी है, अगर क्या शब्द आता है इसका मतलब कोई वस्तु है, क्वेश्चन मार्क साथ में ले रहा होगा। और लास्ट वाला मैंने क्या बताया कि निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से स्वयंकर्ता का बोध होगा उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। और मैंने यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं। इस तरह से ये जो टॉपिक है आपका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये टॉपिक हमारा यहीं पर अब समाप्त होता है। तो मैंने टॉपिक में जो आज पढ़ाया है बहुत अच्छा मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिससे कि वो अपने आने वाले एग्ज़ाम जो हैं यूपी टेट है या वनडे यूपी +C एग्ज़ाम है, यूपीएसआई है, पुलिस है, इन सभी एग्ज़ाम में उनका सरनाम टॉपिक से संबंधित जो 1 नंबर का प्रश्न आना है वो 1 नंबर आप पूरी तरह से आपका सहयोग हो जाए तो शायद उनका एक प्रश्न सही हो जाए। तो आज मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करूंगा। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बुक में आपके पास वो सारे प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। कोई अगर क्वेश्चन आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा उसका। तो मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। कल आप सभी को विशेषण टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।